अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 जो कि एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की सबसे पहले बात बताएं कि ये रियल में कोई इंजन नहीं है, ये आइडियल इंजन का एक मॉडल था जो कि सेडी कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ हीट लॉसेस एंड फ्रिक्शन। ये क्या है? इसमें हीट लॉसेस का जिक्र नहीं है। ये आइडियल इंजन का एक मॉडल पेश किया गया कि एक इंजन किस तरह काम करना चाहिए। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ हीट लॉसेस। इसमें हीट लॉसेस का कोई जिक्र नहीं होगा, फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं होगा, इसीलिए इसको आइडियल कह रहे हैं। All real engine are less efficient than Carnot engine because they do not operate through a reversible cycle. जितने भी रियल इंजन हैं उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो कार्नोट इंजन से कम होगी बिकॉज दे डू नॉट ऑपरेट इन अ रिवर्सिबल साइकिल। ये इस तरह एग्जैक्टली परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल में वो ऑपरेट नहीं करते, इसीलिए उन तमाम रियल इंजन की जो हम बात करने जाएंगे वो कार्नोट इंजन के मुकाबले में लेस एफिशिएंट होंगे। अब कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ये जो कार्नोट इंजन का जो मॉडल पेश किया गया है उसमें साइक्लिक प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, अभी ग्राफ से भी थोड़ा समझाऊंगा मैं, उसे उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के अंदर जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के अंदर जो ऑपरेटिंग जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे हम कार्नोट साइकिल का नाम देते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी कि ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट बेहतरीन पॉइंट बनेंगे। आइसोथर्मल का मतलब क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एक्सपेंशन का मतलब एक चीज़ क्या होगी? फैलेगी। तो जब भी कोई गैस फैलती है, जब भी कोई गैस क्या होती है? फैलती, एक्सपेंड होती है, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जब भी गैस एक्सपेंड होती है, क्योंकि देखें गैस एक्सपेंड खुद ब खुद होती है ना। गैस क्या होती है? जैसे परफ्यूम की बोतल को आप ट्राई कीजिएगा, प्रेस करेंगे ना, जैसे हाथ पे पड़ेगा ठंडा ठंडा महसूस होगा, गर्मी के दिनों में भी। तो क्या होता है कि अचानक से वो क्या हो रहा है, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सडनली जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। और एक्सपेंड जब होते हैं तो उसको एक्सपेंड होने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन जब भी करना पड़ता है तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लिहाजा वो ठंडे हो जाते हैं। तो सेम यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमें क्या करना होगा? टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर सेम रखना होगा। देखें भाई, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा करना है तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर सेम रखना है तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या रखना होगा? स्लोली करना होगा, क्योंकि हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए? एक टाइम चाहिए। अगर आप वो टाइम दोगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, अगर वो आप टाइम नहीं दोगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह आग जल रही है ना, बचपन में कैंडल की जो आग जलती है उससे हम क्या करते हैं? फिंगर को गुजारते हैं, फिंगर गुजारते हैं। क्या हमारी फिंगर जलती थी? जवाब है नहीं। क्यों नहीं जलती थी? क्यों नहीं जलती थी? कि हमने उसको वो टाइम ही नहीं दिया, हीट एनर्जी ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं दिया। अगर हम कुछ देर के लिए अगर फ्लेम के अंदर आग फिंगर को रख देंगे तो हमारी उंगली तो जल जाएगी, क्योंकि हम वो टाइम दे चुके हैं। तो टाइम नहीं देंगे तो हीट एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए इस प्रोसेस को स्लोली करना है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करनी होगी? स्लोली स्लोली हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। और सिस्टम को हमें क्या रखना होगा? हॉट रिजर्वायर पर रखना होगा। तो ये था पहला प्रोसेस। अगर समझ आया तो बाकी तीन बहुत आसान हो जाएंगे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, प्रोसेस स्लोली होगा, हीट सप्लाई की जाएगी और यहाँ जो है सिस्टम को हॉट रिजर्वायर पे रखा जाएगा। दूसरा प्रोसेस आता है इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या? एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा, प्रेशर क्या होगा? कम। और एडियाबैटिक में क्या करना है? सिस्टम को हीट एनर्जी फ्लो होने से क्या करना है? रोकना है। और फ्लो होने से रोकने के लिए क्या करना होगा? सिस्टम को तेजी तेजी से क्या करवाओ? रैपिडली जो है वो क्या करें? परफॉर्म करवाएं। और रैपिडली अगर आप परफॉर्म करवाएंगे तो क्या होगा? रैपिडली जब अगर आप परफॉर्म करवाएंगे तो हीट फ्लो नहीं करेगी। तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, रैपिडली करवाया, हीट को फ्लो होने का मौका नहीं दिया। और अगर रैपिडली गैस एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि भाई फैलने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन जब करेगा तो उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, लिहाजा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिस्टम को हमने इंसुलेटर पर रखा है। फिर आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसका अपोजिट। वॉल्यूम यहाँ कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, स्लोली करवाना होगा। और जब भी गैस कंप्रेस होती है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। जब भी कोई गैस क्या होती है? कंप्रेस होती है तो हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है वर्क डन।
हमें उसके ऊपर क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है। और वर्क डन जब हम इसके ऊपर करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन जब हम करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। वर्क डन क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट को रिजेक्ट करना होगा। तो स्लोली स्लोली हम उसको कंप्रेस करेंगे, तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो हीट रिजेक्ट करके हम उसको मेंटेन करेंगे, सिस्टम को कोल्ड रिजर्वायर पे रखना होगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन में सडनली कराना होगा, रैपिडली, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर रैपिडली बढ़ाएंगे, हीट एनर्जी जो है वो यहाँ क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी, लिहाजा गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिस्टम को हमें रखना होगा इंसुलेटर पे। तो ये 4 प्रोसेस हैं कार्नोट साइकिल के, और आपसे एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है, इन चारों में से कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कम होगा, इन चारों में से कौन सा स्टेप है जिसमें जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, इन चारों में से कौन सा स्टेप है जो स्लोली परफॉर्म करवाएंगे, तो 2 आपको मालूम है। इन चारों में से कौन सा स्टेप है जिसमें जो है वो सिस्टम को इंसुलेटर पर रखना होगा, इन चारों में से कौन सा स्टेप है जिसमें सिस्टम को कोल्ड रिजर्वायर की नीड है। तो ये सारे अगर आपको कॉन्सेप्चुअली याद होंगे तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्नोट इंजन की डेरिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मालूम है इफिशियंसी के लिए हमारे पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ये वही फॉर्मूला है जो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। वर्क डन हमें चाहिए होता है, हीट सप्लाई को हम Q1 से शो करते हैं, ये फॉर्मूला है। वर्क डन किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2, ये एक फॉर्मूला था, तो ये रख दिया, तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है। इसी का फिर एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एक जगह पे ये फॉर्मूला होता है। हीट एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आपके पास परसेंटेज में आएगा। तो ये सारे न्यूमेरिकल के लिहाज से ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के। हॉट और यानी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू रिजर्वायर द ग्रेटर इज द एफिशिएंसी। दोनों के दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, दोनों के जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। इट कैन नेवर बी 1, इसका आंसर ओवल 1, या दूसरे अल्फाज में अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 100% कभी भी नहीं आएगा, अनलेस कोल्ड रिजर्वायर इट इज एब्सोल्यूट जीरो। भाई एक ही कंडीशन है, अगर इस पूरे आंसर को अगर 100 लाना है तो कोल्ड रिजर्वायर को क्या रखो, एब्सोल्यूट जीरो पर। और प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट जीरो तक अब तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं पहुंच सका, तो एब्सोल्यूट जीरो रखोगे तो आंसर जीरो आएगा, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। यानी T2 इक्वल टू 0 केल्विन, T2 इक्वल टू 0 केल्विन रखोगे तो ही आंसर जो है वो आपका 100 आएगा, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब यही सवाल जो कार्नोट साइकिल का है ये ग्राफ की शक्ल में आ सकता है। अब देखो भाई ये कार्नोट साइकिल का ग्राफ है, ए से बी देखे ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन स्लोली आ रहा है। बी से सी जो है वो तेजी से, कर्वेचर ज्यादा हो गया, बी से सी तेजी से आ गया। सी से डी जो है वो ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है और वो क्या हो रहा है, स्लोली आ रहा है। और डी से ए जो है वो रैपिडली आ रहा है। तो अब देखो भाई ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए से बी 1 2 3 4 ये चारों हैं। वन जो है ए से बी जो है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है, बी से सी जो है वो क्या कर रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन को शो कर रहा है, क्योंकि देखो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब क्या हो रहा है, सी से डी प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। और इसमें क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या हो रहा है, डी से ए, इसमें क्या हो रहा है, रैपिडली क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो अब आपके पास जो है वो एमसीक्यू में ये हो सकता है ग्राफ आ जाए और आपको कहा जाए नंबर 1 को आइडेंटिफाई करो, नंबर 2 को आइडेंटिफाई करो, नंबर 3 प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, नंबर 4 को आइडेंटिफाई करो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई की जाती है, हीट सप्लाई की जाती है। तो आपको उससे पहले वाले स्टेप में मैंने बताया था कि आइसोथर्मल में क्या होता है, हीट सप्लाई की जाती है एक्सपेंशन में। इनमें से कौन सा स्टेप है जिसमें हीट रिजेक्ट की जाती है, तो आपको मालूम है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये ग्राफ बना हुआ जाएगा और इस ग्राफ पे 15-20 एमसीक्यू तो सीधे सीधे इस पर जो है वो आराम से जो है वो बन सकते हैं। तो इसकी भी जो है वो बाकायदा आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब कार्नोट थ्योरम की हम थोड़ा सा बात करते हैं। नो हीट इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। कार्नोट थ्योरम कह रहा है कि कोई भी हीट इंजन जो है रियल लाइफ में वो कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता जिनके सेम टू टेम्परेचर, यानी दो हाई और लो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सेम हो, और उसकी इफिशिएंसी कार्नोट इंजन के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। अब ये आइडियल इंजन की बात हो रही है, तमाम कार्नोट इंजन जिनका टेम्परेचर का डिफरेंस अगर सेम हो, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसकी इफिशिएंसी सेम होगी, वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी रखो इफिशिएंसी सेम होगी।
All real engine are less efficient than Carnot engine due to friction and other heat losses. जितने भी रियल इंजन है उनकी इफिशियंसी जो है वो कार्नोट इंजन के मुकाबले में जो है वो कम होती है। वजह क्या है? फ्रिक्शन। वजह क्या है? हीट लॉसेस। अब आइए हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के हवाले से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन। इंटरनल कंबंशन इंजन डिजाइन टू रन ऑन वोलेटाइल फ्यूल सच एज पेट्रोल और गैसोलीन। ये इंटरनल कंबंशन इंजन है जिसमें वोलेटाइल फ्यूल यानी पेट्रोल या गैसोलीन जो हम कहते हैं वो बर्न होगा, कंबंस होगा, जलेगा और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। इट हैज़ स्पार्क इजिनेशन। इसमें क्या होता है? स्पार्क इजिनेशन यानी इसको स्टार्ट करने के लिए हमें जो है वो स्पार्क इजिनेशन की यानी एनर्जी की क्या होगी? नीड होगी। इट वर्क्स ऑन द ओटो साइकिल। जर्मन इंजीनियर निकोलास ओटो हु मेड द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप। इसका जो है वो इसके अंदर जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसे ऑटो साइकिल कहते हैं और ये साइंटिस्ट के नाम पर है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट साइकिल। जो कार्नोट साइकिल कहा था उसके प्रिंसिपल भी ये काम करते हैं। इनके जो 4 स्टेप हैं वो क्या है? इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इनटेक स्ट्रोक और ये डिटेल लेक्चर में तो मैंने एक एक चीज़ डायग्राम की मदद से यहाँ बताई है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डायग्राम बुक की हम यहाँ रख लेते हैं कि इसके 4 स्टेप हैं। इनटेक स्ट्रोक में जो है इनटेक स्ट्रोक है, इसमें जो है वो वोलेटाइल फ्यूल को जो है वो दाखिल किया जाता है, ये यहाँ दाखिल हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक में इसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे ही कंप्रेस करते हैं उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इसका टेम्परेचर जो वो बढ़ जाता है तो फ़ौरन क्या होता है? ये बर्स्ट होगा और ये क्या होगा? कंबशन के नतीजे में क्या होगा? पावर स्ट्रोक होगा और पावर स्ट्रोक के नतीजे में जो फिर बाद में जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जॉस्ट के जरिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक और फिर क्या आता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, जिसमें एक्स्ट्रा जो कार्बन्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से एग्जॉस्ट होते हैं और फिर यही साइकिल दोबारा क्या होती है? रिपीट होगी। तो यहाँ हम ये बात करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इफिशियंसी की बात करेंगे। एक्चुअल इफिशियंसी ऑफ प्रॉपर्ली ट्यून इंजन इज यूजुअली नॉट मोर देन 25 to 30% बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस। प्रॉपर्ली अगर पेट्रोल इंजन अगर प्योपल ट्यूनिंग वाला हो, नया फ्रेश इंजन हो, उसकी भी इफिशियंसी 25 से 30% से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन और हीट लॉसेस की वजह से बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। फिर डीजल इंजन के हवाले से थोड़ा सा है। नेम आफ्टर रुडोल्फ डीजल, जर्मन इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर और जर्मन इन्वेंटर है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, उसका नाम था रुडोल्फ डीजल, उसके नाम पे है। और ये भी इंटरनल कंबंशन इंजन है। 2 क्लासेस ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की 2 क्लासेस हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। जैसे हमारे पास जो यहाँ जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल वगैरह की बात कर रहे थे ना, इसमें हमारे पास 2 वेरायटी है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक है। ज़्यादा डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। नो स्पार्क प्लग इज नीडेड इन डीजल इंजन। इसमें क्या था? स्पार्क इंजीनेशन की ज़रूरत थी, इसमें स्पार्क प्लग होता ही नहीं है। फिर इसके बाद इसकी इफिशियंसी जो होती है वो पेट्रोल इंजन के मुकाबले में स्लाइटली ज़्यादा होती है। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट 35 to 40%। तो ये सारी मोटी मोटी बुक्स की जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, अच्छे से ज़हन-नशीन रखना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफ्रिजरेटर के टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।